हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की यूनिट 2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या जुडिशरी का मतलब है, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है और इसके अंदर आने वाले जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इसका जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुडिशरी का मतलब क्या होता है सबसे पहले। सो जुडिशरी एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एज इट इंटरप्रेट्स लॉज, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। अब जुडिशरी का मतलब क्या होगा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जुडिशरी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो भी लॉज होते हैं उनको देखकर लोगों को न्याय दिया जाता है, लोगों को जस्टिस दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या, जैसे हम लोग कोर्ट का सिस्टम देखें तो वहां पर क्या होता है कि अगर किसी ने कोई भी पनिशमेंट, मतलब अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, सपोज करो कोई पर्सन था जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक, अब जिसके जिसके उस पर उसने क्राइम किया है, मतलब अगर कुछ उसने किसी को मारा है या फिर कुछ कोई भी क्राइम हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि वो जो पर्सन जिसने क्राइम किया है उसको सजा देना, उसको प्रॉपर उसने जो क्राइम किया है उस हिसाब से उसको पनिश करना, और जो दूसरा सिटीजन है जिसके साथ वो क्राइम हुआ है उसको जस्टिस देना। तो ये काम कौन करता है, ये काम मेरा कौन करता है, कोर्ट करता है। तो इसी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। तो जुडिशरी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि लॉस के हिसाब से डिस्प्यूट्स जो होते हैं दो पर्सन्स के बीच में, या फिर हो सकता है दो सोसाइटी के बीच में हो, दो कम्युनिटीज के बीच में हो, उसको रिजॉल्व करता है और क्या करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। अब क्या, अब एक चीज और जिसे यहाँ पर लिखा भी है कि इट इंटरप्रेट्स लॉज, मतलब वो जो डिसीजन देता है वो लॉज के हिसाब से देता है, जो चीजें हैं जो रेलिवेंट है वो सही उसमें अपना डिसीजन देता है। उसके साथ साथ जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है डिस्प्यूट्स को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एक चीज और आती है जुडिशरी में जो होती है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या है, एक ऐसी जुडिशरी जहां पर बायसनेस ना हो, जहां पर जो भी लोग हैं जो न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं, जस्टिस लेने के लिए आ रहे हैं, वहां पर क्या है, उनके वहां पर पार्शियलनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने कोई भी सजा करी है तो उसको वहां पर उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कोई भी बायसनेस जुडिशरी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी डिपेंडेंस, जुडिशरी जो भी होगी सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, उसको किसी और सिस्टम पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और ये जरूरी क्यों है, ये इसीलिए जरूरी है ताकि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो रिपब्लिक, जो भी नेचर है, वो इफेक्टिव फंक्शन कर सके। ठीक है, अभी the Indian judiciary operates under a common law system that incorporates custom, precedents and legislation to codify the nation's legal framework। और इसी तरह से जो इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो कौन ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होता है, एक कॉमन लॉ के सिस्टम पे ऑपरेट होता है। अब ये जो कॉमन लॉ का जो सिस्टम होता है, इस पे बहुत से कोर्ट्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं और लोगों को न्याय प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Abe renowned as the guardian of the constitution and watchdog of democracy, the Indian judiciary plays a vital role in upholding justice and preserving democratic principles, जो हम लोगों ने पढ़ा। और एक चीज और, ये जो जुडिशरी सिस्टम होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है। गार्जियन का मतलब क्या है, गार्जियन मतलब है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दी हुई हैं उसको सेफगार्ड करके रखना, उसको बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना और उसके हिसाब से डिसीजंस देना या फिर जस्टिस देना लोगों को, ये मेरा जुडिशरी का काम है। और एक तो काम हो गया इसका जस्टिस लोगों को देना, दूसरा है कि जो भी मेरी इंडिया की डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो जुडिशरी मेरा ये चीज है। अब आता है कि जो भी जुडिशरी हम लोग बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस क्या है। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि इसका फंक्शन है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको न्याय देना, लेकिन और क्या है इसमें, इसके फंक्शन, सबसे पहले प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल इज अ फंडामेंटल रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना सबसे पहला रोल होता है मेरी इंडिया की जुडिशरी का। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लॉज फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो जो भी लॉज है, जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको चेक करना और उनको हर एक अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करने का काम भी किसका है, वो काम भी जुडिशरी ऑफ इंडिया का ही है। ठीक,
नेक्स्ट है while the judiciary in India does not directly make laws, it plays a role in interpreting and clarifying legal statutes. तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है स्टेटस, सॉरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो भी मेरी जुडिशरी है उसके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है, मतलब लेजिस्लेटिव जो पावर होती है वो मेरी जुडिशरी के पास नहीं होती है, लेकिन जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लॉज को इंटरप्रेट करने में और उसको अप्लाई करने में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन इज अनदर क्रूशियल फंक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी। और जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 में फंडामेंटल राइट्स जब पढ़े थे तब मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वहां पर अगर किसी पर्सन का जो भी फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर नहीं हो रहा है तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, जुडिशरी का ही एक पार्ट है। तो इस केस में भी जो भी मेरी जुडिशरी है उसका क्या रोल हो गया, उसका रोल ये हो गया कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना का काम है, वो है मेरी इंडियन की जुडिशरी का। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। अब नेक्स्ट है मेरा सर्विंग एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी लॉज, जो भी चीजें बताई गई हैं उसको गार्ड करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना भी मेरी जुडिशरी का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द इंडियन जुडिशरी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो जैसे हम लोगों ने फेडरल सिस्टम जब यूनिट 1 में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि फेडरल सिस्टम में क्या है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होता है और इंडिया के फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट है उसको दो एस्पेक्ट्स में बांटा गया है, एक है मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है मेरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो फेडरल सिस्टम है मेरे इंडिया का, इसको भी पूरा मेंटेन करके रखना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम सेंट्रल के लेवल पे करे, अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही करे। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शंस, ऐसी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है और जो भी डिसीजंस है वो अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर करे, मतलब जितनी पावर, जितने भी फंक्शंस उसको मिले हैं वो उसी के अंदर अपना काम करे, वो स्टेट की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। उसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जितनी भी पावर्स, जितने भी फंक्शंस मिले हैं वो अपना काम उन्हीं फंक्शंस के अकॉर्डिंग करे, वो सेंटर पे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो जो इंडियन जुडिशरी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने में, ठीक। नेक्स्ट है मेरा एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया। और ये जो जुडिशियल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा बनाया गया है इसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरी जुडिशरी ऑफ इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द जुडिशरी इन इंडिया में ऑल्सो हैव एडवाइजरी फंक्शंस प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियंस एंड गाइडेंस। इसी के साथ साथ जुडिशरी का जो काम होता है वो लोगों को तो जस्टिस प्रोवाइड करना होता ही है, उसके साथ साथ ये बोल सकते हो कि ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करता है। अब ये एडवाइजरी बॉडी या एडवाइजरी फंक्शन क्या होगा, मतलब ऐसी बॉडी या फिर ऐसी फंक्शंस होते हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं डिफरेंट मैटर्स में कि अगर पर्टिकुलर ये चीज हो गई है तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, और लॉस के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप क्या चीज कर सकते हो जिससे आप लोग को जस्टिस मिले। तो ये एडवाइजरी फंक्शंस भी मेरी जुडिशरी का ही काम है, लोगों को लीगल ओपिनियंस प्रोवाइड करना कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या लीगल चीज कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिले। मतलब सिंपल भाषा में लोगों को गाइड करना, लोगों को डायरेक्ट करना कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर सकते हो, लोगों को एडवाइस करने का काम भी मेरा जुडिशरी का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा कंडक्टिंग जुडिशियल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल ड्यूटीज इन इंडिया। और ये जो जुडिशियल जो भी इंक्वायरीज बैठती हैं या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये भी मेरी इंडिया के जुडिशरी सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड या फिर जो भी इंक्वायरी करनी होगी, जो भी अगर पर्टिकुलर केस में पता लगाना है कि इसमें मेन कल्प्रिट कौन था, तो वहां पर भी जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाने का काम कौन करेगा, इसको कंडक्ट करवाने का काम मेरी जुडिशरी सिस्टम करेगा, ठीक है। तो ये मेरे सारे फंक्शंस हैं जुडिशरी सिस्टम के जो आप लोग को मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है मेरा इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये टॉपिक डायरेक्टली लिखा हुआ था, अब मैं चाहती तो यहाँ पर समझा सकती थी कि 3 कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा ऊपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। अभी हम लोग इसी यूनिट में आगे देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो नीचे वाले हैं, लेकिन अब ये क्योंकि टॉपिक पहले था इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या इंडिपेंडेंस मिली है, किस एस्पेक्ट में मिली है, ठीक है।
तो देखते हैं। बीइंग द एपेक्स फेडरल कोर्ट एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट इज क्रूशियल फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस एंड इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग को पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे एपेक्स का मतलब है कि वो, अगर हम किसी ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम किसी हायरार्की की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला जो कोर्ट आता है, आप जिसको बोल सकते हो जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है, वो मेरा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं उनको गार्जियन करता है। तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि जुडिशरी का पार्ट क्या है, जो भी कोर्ट्स है मेरे, वो मेरे जुडिशरी का पार्ट है। अब क्योंकि जुडिशरी का जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको गार्ड करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी एक काम हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको गार्ड करना, उसी के साथ साथ लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। तो सेम फंक्शंस जो मेरे जुडिशरी के थे वही फंक्शन मेरे सुप्रीम कोर्ट के भी रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग को पता ही था कि फंडामेंटल राइट्स अगर इंश्योर नहीं हो रहे हैं तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। तो यहाँ पर वही लिखा है, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट। ठीक, अब देयरफॉर मेंटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस इज वाइटल फॉर इफेक्टिवली कैरिंग आउट हिज असाइन्ड ड्यूटीज। और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी सारी ड्यूटीज मिली हुई हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को गार्ड करना है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली अगर प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस में जो भी मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं होगा कि किसी और कोर्ट पे डिपेंड रहना पड़े। क्योंकि अगर होता है ना कि अगर आपको हाई कोर्ट से कहीं पर जो भी आपको डिसीजन मिला, अगर आप उससे नहीं संतुष्ट हो तो आप किसके पास जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी और कोर्ट पे रिलाई करेगा तो उस केस में लोगों को जस्टिस सही से नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि वहां पर कुछ बायसनेस भी हो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके अपना और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ने की जरूरत है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। इट इज imperative that Supreme Court remains free from executive and legislative encroachment, pressure and interference to uphold impartiality। तो जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को क्यों मिली हुई है। ये इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए मिली हुई है ताकि, सबसे पहले इंडिपेंडेंस किस एस्पेक्ट में मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव, मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव पर्सन का लेवल का पर्सन होगा या फिर कोई लेजिस्लेटिव लेवल का पर्सन या फिर किसी भी तरह का कोई अगर उसको प्रेशर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को या फिर उनका इंटरफेरेंस वहां पर मना रहे, मतलब वहां पर होता ही नहीं है। मतलब एग्जांपल ले लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एक पर्टिकुलर केस है कोई, ठीक है, उस पर उसको अपना डिसीजन देना है, तो उस केस पे कोई भी तरह का प्रेशर या फिर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस कोई आउटसाइड पर्सन नहीं कर सकता है। और ये क्यों करा गया है, ये इसीलिए करा गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो वो क्या हो, वो इम्पार्शियल हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरा टॉप मोस्ट कोर्ट है, सबसे अगर बोल सकते हो सबसे ऊपर लेवल का कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी ना हो यहाँ पर, सॉरी पार्शियलिटी ना हो यहाँ पर, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अलाउड टू डिस्पेंस जस्टिस विदाउट एनी बायसनेस और इन्फ्लुएंसेस। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अलाउ, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली हुई है कि वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे, लोगों को डिसीजंस दे, लोगों को न्याय दे, किसी भी बायसनेस के बिना और किसी के इन्फ्लुएंस के बिना या फिर किसी की इंटरफेरेंस के बिना। ठीक है, तो उसको अपना जो भी डिसीजन होगा वो किसी के दबाव में आके नहीं करना है, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है, किसी भी इंटरफेरेंस में आके नहीं करना, उसको डिसीजन एकदम ऐसा करना है कि वो जो भी पर्सन है उसको जस्टिस दिलवा सके। ठीक है, अब है द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स वेरियस प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड अपहोल्ड द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे दिए हुए हैं जिससे ये जो इंडिपेंडेंस है मेरी और जो इम्पार्शियल फंक्शनिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेना है जो कि पार्शियलिटी से विमुख होना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी वहां पर नहीं होनी चाहिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए बहुत से प्रोविजंस मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वहां पर हम लोग को पता चलेगा। फिर सिक्योरिटी ऑफ जजेस टेन्योर, मतलब यहाँ पर जो भी जजेस होते हैं उनका जो काम करने का जो भी ऑफिस का भी जो होता है कि वो कितने टाइम तक अपने उसको ऑफिस को होल्ड करते हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी होती है। कि मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का मान लो कोई जज है, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसने जो भी केस था पर्टिकुलर उसको मिला था, उसने वहां पर उसका डिसीजन दे दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई अपर या फिर ऊपर ग्रेड का जो ऑफिसर है वो उसको उसके ऑफिस से हटा दे, लेकिन
ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये इसीलिए किया ही गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है कि जजेस जो है बेसिकली उनका सेफगार्ड कर सके और वो अपना जो भी डिसीजन है वो इम्पार्शियलिटी से दे, वहां पर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिक्स सर्विस कंडीशंस, फिर एक्सपेंसेस चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड, इम्यूनिटी ऑफ जजेस फ्रॉम डिस्कशन रिगार्डिंग देयर कंडक्ट, मतलब कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं होगा। फिर प्रोहिबिशन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस। अब इसका मतलब क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि एक बार रिटायरमेंट हो गया तो वहां पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज आगे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है अथॉरिटी टू पेनलाइज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एट ऑटोनॉमी इन अपॉइंटिंग इट्स स्टाफ, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कंटेनमेंट ऑफ जुडिशियल एंड डिस्टिंक्ट सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। मतलब ये जो इनका जो भी ब्रांच होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जहां पर ये लोग काम करते हैं, ये पूरी सेपरेट करके रखी जाती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच से। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं। हमें इन प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंटली क्यों वर्क करवाना है, और ये पर्टिकुलर चाह सकते हो तो इसमें एक दो पढ़ लेना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं, उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये मेंशन है मेरे, और ये पेपर में आता भी है कि पर्टिकुलर जो भी मेरे कोर्ट्स होते हैं उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। इसका क्या मतलब है? देखो, वैसे तो हम लोग अंदर तक पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अगर ऐसा ओवरव्यू लेना चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का होगा वो कैसे अपॉइंट होगा, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और किस फॉर्म में करेगा? प्रेसिडेंट के पास एक वारंट होगा। ठीक है, और उस वारंट में पर्टिकुलरली उस जज के बारे में मतलब सब चीजें बताई गई होंगी, तो प्रेसिडेंट के पास वो वारंट होगा। उसके साथ साथ वो जो वारंट होगा उसको अगर हमें पूरा अप्रूव करवाना है तो वो अप्रूव या उस पर सील कब लगेगी? वो सील तब लगेगी जब वो कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट, किसके साथ? जो भी मेरे पहले के जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद जो पर्टिकुलर जज होगा वहां पर वो सील कर दिया जाएगा, और उसका मतलब क्या है कि वो जज मेरा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। ठीक है, अब है मेमोरेंडम शोइंग द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मेमोरेंडम के बेसिस पे होता है। उसके बाद है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। और जो भी मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनका जो पूरा अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 124 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर ये मेंशन है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, और क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं वो कौन होते हैं, वो मेरे सीनियर मोस्ट जज होते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल से जज की तरह काम कर रहे होंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होंगे वो मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। ठीक है, अब द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स वुड at the appropriate time seek the recommendation of the outgoing Chief Justice of India for the appointment of next Chief Justice of India। और जब तक मेरा एक Chief Justice of India बना हुआ है तब तक बाकी जो भी टाइम बचेगा उसमें और भी Chief Justice of India को लोग देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ताकि अगर ये Chief Justice of India हट जाए अपने ऑफिस को, मतलब अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाए तो उसके बाद कौन से Chief Justice of India बनेगा, ये भी वहां पर रिकमेंडेशन चलता रहता है। ठीक है, whenever there is any doubt about the fitness of the senior most judge to hold the office of the Chief Justice of India, consultation with other judges as envisaged in Article 124। अभी 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब होता है Clause 2। ठीक है, of the Constitution would be made for the appointment for the next Chief Justice of India। तो यहाँ पर अगर बेसिकली अगर कोई भी डाउट होता है कि ये पर्टिकुलर जो भी सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस होल्ड कर पाएगा कि नहीं, तो उस केस में हम कंसल्ट करते हैं दूसरे जजेस से। अब दूसरे जजेस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के हों या बहुत से केसेस में हाई कोर्ट के जजेस से भी यहाँ पर कंसल्टेशन होता है। ठीक है, अब आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर हु विल एडवाइज द प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर मेरे पास वो है कि मुझे इस सीनियर मोस्ट जज को मुझे बनाना है अपना चीफ जस्टिस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी यूनियन मिनिस्टर होगा किस डिपार्टमेंट का, लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर का, ये मेरा यहाँ पर अपना बाकी जजेस से वो करेंगे कि कंसल्ट करेंगे कि आप देख लो कि ये जो जज है इसको हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है कि नहीं। अगर वहां से कोई अप्रोप्रिएट इनको डिसीजन नहीं मिल पाता है तो फिर ये रिकमेंड करेंगे एक पर्टिकुलर प्रपोजल के तौर पे किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपना व्यू पॉइंट बताएंगे, किसको हेल्प करेंगे अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे कि ये पर्टिकुलर जज जो भी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है या फिर नहीं। ठीक है, अब आता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हेनेवर अ वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज इन द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल इनिशिएट प्रपोजल एंड फॉरवर्ड हिज रिकमेंडेशन टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ टू फिल अप द वैकेंसी। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी अगर वैकेंसी का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, मतलब अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या किया, उसका खत्म हो गया टाइम, जो भी उसका टेन्योर था ऑफिस का वो खत्म हो गया, उसने लीव कर दिया। ठीक, तो उस केस में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो जो भी मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे रहेगा वो एक प्रपोजल को इनिशिएट करेगा, एक प्रपोजल को फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, वो इस प्रपोजल को फॉरवर्ड करेगा यूनियन मिनिस्टर को, जो कि लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में रहते हैं, और उनको बोलेगा कि आप ये पर्टिकुलर जो भी वैकेंसी है इसको फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी फॉर्म इन कंसल्टेशन विद द कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो आप ये जो वर्ड है ना यहाँ पर कोलिजियम, इसको याद रखना। ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन ये है बहुत आसान। देखो कोलिजियम का मतलब क्या होता है, कोलिजियम का समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये नॉर्मल पीपल नहीं होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ना उनको हम लोग कोलिजियम कहते हैं। मतलब कि अब हमने क्या किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 4 बताया गया तो 4 मान लो कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सबके जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कोलिजियम कहते हैं। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकमेंडेशन दी और किसके साथ कंसल्ट किया, मेरे कोलिजियम कम्युनिटी के साथ, कि पर्टिकुलर किसको हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। If the successor Chief Justice of India is not one of the 4 senior most Pearson judge, he would be made part of the collegium, as he should have a hand in selection of judges who will function during his term as Chief Justice of India। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी मेरा चीफ जस्टिस है इंडिया का, अगर वो इन जो 4 सीनियर मोस्ट जज का जो ग्रुप बनाया गया है अगर ये इनमें नहीं होता है तो इस केस में इनको क्या है, इनको कोलिजियम का पार्ट बना दिया जाता है, ताकि जो भी मेरा पर्टिकुलर जज बने उसके सिलेक्शन में इनका भी हाथ हो। ठीक है,
अब है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड ascertain the views of the senior most judge in the Supreme Court who hails from the High Court from where the person recommended comes, but if he does not have any knowledge of its merit and demerit, the next senior most judge in Supreme Court from that High Court should be consulted. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपना व्यू पॉइंट देखेगा कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम देख सकते हैं और वो वहां पर कंसल्टेशन लेगा हाई कोर्ट से। लेकिन अगर उसको उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं पता है कि क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है, तो उस केस में जो हाई कोर्ट का जज है वो भी यहाँ पर कंसल्ट करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए। The requirement of consultation with a judge of Supreme Court would not be confined to that judge only who has that High Court as a parent High Court, and therefore would not exclude judges who have on transfer occupied the office of a judge or Chief Justice of High Court। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इस केस में हाई कोर्ट के जजेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। The opinions of members of collegium in respect of each of the recommendation as well as senior most judge in the Supreme Court from the High Court from prospective candidate comes would be made in writing, and the Chief Justice of India in all case must transmit his opinion as all the opinion of all the concerned to the Government of India as a part of record। और जो कोलेजियम जो भी कम्युनिटी बनाई गई है वो अपना जो ओपिनियन है वो बता देगी कि उसको किसको पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, और ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ये जो पर्टिकुलर इनका रिकमेंडेशन होगा, इसको रिकॉर्ड के तौर पर रख लिया जाएगा। इसके बाद है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द अदर मेंबर्स ऑफ कोलेजियम elicit views, particularly those from non-judges, the consultation need not to be in writing, but he who elicits the opinion should make a memorandum thereof and its substance in general term which should be conveyed to the government of India। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर यहाँ पर जो भी इन लोगों ने रेकमेंड किया है पर्टिकुलर जज को, अगर वो नॉन जजेस में आता है तो उस केस में राइटिंग के तौर पे इन लोगों को नहीं रखने की जरूरत है, मतलब रिकॉर्ड नहीं रखना है। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, लेकिन इसमें से अगर मैं सार बताऊं या फिर ऐसा बताऊं कि एक पॉइंट तो आप लोग को याद रखना ही है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किससे कंसल्टेशन लेता है? वो एक कॉलेजियम कम्युनिटी से कंसल्टेशन लेता है और उस कॉलेजियम कम्युनिटी के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं। ठीक है। तो इतना तो याद रखना ही रखना। अब ये आता है जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स वाइज लिख दिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट की कैसे अपॉइंटमेंट होती है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? आर्टिकल 124, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का 124 आर्टिकल है उसके अंदर ये मेंशन है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज द जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो अगर वो इंडिया के अंदर है तो आपको सिटीजनशिप जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरा है कि आपकी जो एज है वो 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर है मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस एज अ जज इन 1 or more हाई कोर्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाती है क्वालिफिकेशन? नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आ जाती है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा, मतलब 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल या 5 साल से ज्यादा आपने किसी भी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट, या फिर हो सकता है कि आपने जज की तरह 5 साल या 5 साल से ज्यादा काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल या 10 साल से ज्यादा आप एक एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो किसी हाई कोर्ट में, तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्निशन एज अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की निगाहों में बोल सकते हो कि आप एक अच्छे जूरिस्ट के तौर पे होगे, तब भी आप इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन को मीट कर जाते हो। ठीक है। फिर आता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो जैसे मैंने बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गवर्न बाय आर्टिकल 124। तो ये आर्टिकल याद रखना कि आर्टिकल 124 में सारी जो भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो यहीं पर मेंशन है। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैंने बताया था ना कि इसमें मेन तुम लोग को क्या याद रखना है? कोलेजियम सिस्टम याद रखना है। सो द कोलेजियम सिस्टम इज यूटिलाइज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। हम लोग को पता है कोलेजियम सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें किसका ग्रुप बना हुआ है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Article 124 specifies that Supreme Court can have maximum of 7 judges with provision for Parliament to increase this number as deemed necessary। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैक्सिमम 7 जजेस होने चाहिए, हो सकता है कि ये किसी केस में बढ़ जाए अगर जरूरत पड़े तो। The President appoints judges after consulting with Chief Justice of India, other Supreme Court judges and in specific cases judges from High Court। तो
अगर जो पहला जो इतना सारा था वो नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरे प्रेसिडेंट हैं वो जजेस को अपॉइंट करेंगे तो वो कंसल्टेशन करेंगे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, उस कोलिजियम जो भी मेरा सिस्टम बना होगा उनके साथ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो किसके हम लोग कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस के साथ, ठीक है। अब आता है मेरा नेक्स्ट, जो कि आता है हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होती है। सो द क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ जज इन हाई कोर्ट आर आउटलाइन इन आर्टिकल 217। तो ये आर्टिकल याद रखना, जैसे मेरे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 था उसी तरह से यहाँ पर 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ। तो दीज क्वालिफिकेशंस इंक्लूड, सबसे पहले सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो वहां पर भी था, सेकेंड है मेरा होल्डिंग अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पर जो भी इंडिया में एक बोल सकते हो कि एक जज की तरह काम करना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स में, या फिर कोई भी जुडिशियल जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जो भी ऑफिस होगा वो इंडिया के अंदर ही उसके अंदर काम करना चाहिए, 10 साल या फिर 10 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक ऐसे एडवोकेट की तरह काम करना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 10 या 10 साल से ज्यादा, ठीक है। तो ये उसी के सिमिलर थी कि आपको या तो एडवोकेट होना चाहिए या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना चाहिए 10 या 10 साल से ज्यादा पे, तो आप हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो। फिर है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अ वारंट अंडर हिज सील। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी मेरे प्रेसिडेंट होंगे उनके पास एक वारंट होगा, उसके साथ सील होगी। सील मैंने बताया था कब लगती है, सील लगती है जब पर्टिकुलर मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन हो जाता है तब। The appointment is made after consulting with Chief Justice of India and the Governor of the respective state। तो यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ भी यहाँ पर कंसल्टेशन होता है, साथ ही साथ जो गवर्नर होता है पर्टिकुलर स्टेट का उसके साथ भी यहाँ पर कंसल्टेशन होता है। For the appointment of judges other than Chief Justice of a High Court, consultation with Chief Justice of that High Court is also required। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें चीफ जस्टिस की पोजीशन को छोड़ के अगर हमें कोई और जज को वहां पर अपॉइंट करना है तो उस केस में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उस पर्टिकुलर केस में वहां पर उनका भी रिकमेंडेशन फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब जो मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं कोर्ट्स, वहां पर कैसे होता है। तो क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 233 में यहाँ पर मेंशन है इनकी क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो सभी में है, उसके बाद है मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और प्लीडर। तो किसी भी एडवोकेट की तरह आपने 7 साल से ज्यादा काम किया हो या फिर 7 साल होना चाहिए। उसके बाद नॉट बीइंग एम्प्लॉयड इन एनी अदर यूनियन और स्टेट सर्विस। उसके साथ साथ अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनना चाह रहे हो तो आप किसी भी यूनियन सर्विस का मेंबर नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। इसके साथ साथ अगर आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है किसी हाई कोर्ट से के थ्रू तो भी आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकते हो, ठीक है। अब आता है इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। तो उसका छोटा सा है कि आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो अपन देखा कि हाई कोर्ट में भी गवर्नर ऑफ द स्टेट का कंसल्टेशन था और यहाँ पर भी। एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन दैट स्टेट। तो जो भी हाई कोर्ट होगा उस स्टेट का उससे कंसल्टेशन ली जाएगी, उसके साथ साथ जो भी गवर्नर होगा उस स्टेट का उससे कंसल्टेशन ली जाएगी, ठीक है। Article 235 grants High Court the authority to supervise personnel in the judicial service of High Court, District Court and other subordinate court। और यहाँ पर हाई कोर्ट को अथॉरिटी मिली हुई है आर्टिकल 235 से कि जो भी मेरे जजेस होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट में वहां पर मेरा हाई कोर्ट अपना ओपिनियन बेसिकली दे सकता है, वहां पर कंसल्ट कर सकता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है। अब आता है मेरा छोटा सा टॉपिक जो कि है जुडिशियल रिव्यू। तो इसको देखते हैं ये क्या है। Judicial review is a legal process conducted typically in administrative court where a judge assesses the legality of a decision or action। तो देखो सिंपल भाषा में जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक कोर्ट में ये एक लीगल प्रोसेस है। तो समझ लो कि ये एक लीगल प्रोसेस है जो कि एक कोर्ट के अंदर होता है, जहां पर जो भी जज होता है वो क्या करता है, जो भी डिसीजन किसी कोर्ट ने दिया है उसकी लीगैलिटी को चेक करता है। लीगैलिटी का मतलब क्या है, लीगैलिटी को चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है या फिर ये जो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वहां पर जो डिसीजन लिया गया है वो लीगल एस्पेक्ट से सही है कि नहीं, ठीक है। आगे समझते हैं। Judicial review becomes applicable in situations where there are no adequate avenues for challenge
The fundamental concern of judicial review is to ascertain whether the law has been appropriately interpreted and if correct procedure have been adhered to it. तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो मेन मोटो होता है या फिर मेन एम होता है जुडिशियल रिव्यू का, क्या होता है, वो ये होता है चेक करना कि जो भी डिसीजन दिया गया है वो लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नहीं और करेक्ट प्रोसीजर अपनाया गया है, मतलब जो डिसीजन दिया गया है वो लीगल एस्पेक्ट से सही है कि नहीं, उसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जुडिशरी ने तुम्हें बेसिकली डिसीजन दिया उसका रिव्यू करने के प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस upon the constitutionality of legislative and executive acts of government which fail within their normal jurisdiction. It has the origin in the theory of limited government and in the theory of two laws, which an ordinary law and supreme law, that is constitution. और यहाँ पर भी जो भी मेरी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स को पावर मिली है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो भी मेरे गवर्नमेंट एक्ट्स बना रही है, जो भी डिसीजन दे रही है, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं, वो भी मेरा जुडिशियल रिव्यू का ही काम होता है। Judicial review power of courts of a country examine the actions of legislative, executive and administrative arms of the government, जो मैंने बता दिया। Action judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void। और अगर कहीं पर किसी भी जज को लगता है कि जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजन दिए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस केस में उस एक्शन को हम लोग नल या फिर वॉइड का वो दे देते हैं। ठीक है, The institution of judicial review in this sense depends upon the existence of written constitution. The conventional usage of term judicial review could be more accurately described as constitutional review। तो जो judicial review है यहाँ पर मेन क्या होता है, constitutional review होता है। देखा जाता है कि जो decision है वो constitution के हिसाब से सही है कि नहीं, because there also exists a long practice of judicial review of the actions of administrative agency that require neither that courts have the power to declare those actions unconstitutional nor that the country have a written constitution. Such administrative review assess the allegedly questionable actions of administrators against standards of reasonableness and abuse of discretion। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये पूरा रिव्यू इसीलिए किया जाता है कि जो भी एक्शंस होते हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स के, उनको चेक करना, उनको एक्सेस करना और उनको बेसिकली इवैल्यूएट करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं कि नहीं। ठीक है, Whether or not a court has the power to declare the acts of government agency unconstitutional, it can achieve the same effect by exercising indirect judicial review। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग गवर्नमेंट की जो भी एक्ट्स होते हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। In such cases, the court pronounces that the challenged rule or action could not have been intended by the legislature because it is inconsistent with some other law or established legal principles। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आता है मेरा जुडिशियल रिव्यू जो कि इंडिया में है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दी है कि जुडिशियल रिव्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंडिविजुअल राइट बाय एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स है, ये लोगों की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, उसको वायलेट ना कर सके, उसको सेफगार्ड करने का काम मेरा जुडिशियल रिव्यू करता है। नेक्स्ट है मेरा, द जुडिशियल इवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। तो जो इंडिया का लीगल सिस्टम है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल एस्पेक्ट जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट का जब इलेक्शन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ जो परसेंटेज ऑफ पीपल होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर इसीलिए रखा जाता है ताकि जो भी सब लेवल्स के जो भी लोग हैं, हर सेक्शन के जो लोग हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। और ये बेसिकली मेरे कोर्ट का काम है कि वो ये जो लॉज हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखे, इसको सेफ गार्ड करके रखे। डिस्पाइट द पार्लियामेंट अथॉरिटी टू एनैक्ट न्यू लॉ, द कोर्ट्स आर मैंडेटेड टू अपहोल्ड द अनमॉडिफाइबल नेचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो पार्लियामेंट का काम तो लॉ बनाना है, लेकिन कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम है इन लॉ को सेफ गार्ड करके रखना, इनको मॉडिफाई ना होने देना। ठीक है, All individuals engaged in public duties are accountable and must operate within the democratic framework। और जितने भी लोग हैं जो भी पब्लिक ड्यूटी से एंगेज हैं, जो भी वहां पर काम करते हैं, उनका ये कर्तव्य है और उनका ये काम है कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही करें। The concept of separation of powers and adherence to rule of law are central to the principle of judicial review।
द अथॉरिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, और जो भी मुझे जुडिशियल रिव्यू की जिन जिन कोर्ट्स को अथॉरिटी मिली हुई है वो मेरा कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 226 एंड 227 हाई कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 32 और 136 किसके लिए, नेशनल लेवल के लिए। ठीक है, तो ये याद करना चाहो तो कर लो कि हाई कोर्ट के लिए अगर तुम्हें जुडिशियल रिव्यू का जो भी चीज मेंशन है वो इन आर्टिकल्स में मेंशन है और नेशनल लेवल में इनमें मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा जुडिशरी का जो भी टॉपिक था वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट था और जो क्वालिफिकेशंस थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।